ये कहानी है जयराम भाई भानुशाली कच्छ वालों की। कोई 1880 के आसपास कच्छ में समुद्री भूकंप आया, तूफान आया और पूरी जमीनें नमकीन हो गई। तब उनके पुरखे पास में ही बसे सिंध में जाकर बस गए रोजी रिज़्क के लिए, और उन्होंने फिर से कच्छ से बर्बादी के बाद अपने को मेहनत से बसाया और कुछ सालों में चावल के कारखाने, मिलें, खेत खलियान, घर सब कुछ अपनी हड्डी तोड़ मेहनत से हासिल कर लिए। जयराम भाई के पिता मूलचंद जी कहते हैं बहुत दयावान थे। रोज़ अगर 5-10 लोगों को खाना नहीं खिलाएं, मेहमान नवाजी नहीं किए करें तो वो खाना ही नहीं खाते थे। गांव के फैसले करते थे और अपनों की मदद में हर वक्त तैयार रहते थे। बस ये कच्छ का पलायन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और 1947 में उन्होंने फिर विभाजन के कारण अपनी जगह, अपनी जमीन, अपने कल कारखाने, अपनी सारी संपत्ति रातों रात छोड़कर अपने देश हिंदुस्तान आ गए। रास्ते में जो मिला उसने लूटा, उसने शरण दी, उसने बस में बिठाया, उसने शिप में बिठाया। एक एक करके पूरी पूंजी भारत आते आते समाप्त हो गई। अपने खुददार जज्बे के कारण जयराम भाई भानुशाली ने अपने को फिर से मेहनत के दम पर स्थापित करने का फैसला किया। वो कच्छ गए, गुजरात गए, पर किसी संदेशे के कारण वो उज्जैन आ गए, मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन। वहाँ उन्होंने मेहनत मजदूरी की, एक स्टील कारखाने में पेटियां ठोकी, कब्जे ठोके। एक व्यक्ति जो 5वीं तक पढ़ा, जिसे अंग्रेजी नहीं आती, जिसके एक पैर में पोलियो भी है, उसने अपने जीवन की फिर शुरुआत इस तरह की। कुछ सालों में फिर एक कारखाना खोला, परमल का, पोहे का, ऑयल मिल, कॉलोनी बनाई और धीरे धीरे अपनी मेहनत, अपनी ईमानदार सोच, अपनी 18-18, 20-20 घंटे के परिश्रम से उन्होंने फिर से खुद को स्थापित कर दिया। धन से, संपत्ति से, नाम से उन्होंने अपनी पहचान बनाई पटेल साहब के रूप में। जो लोग भी जयराम भाई भानुशाली को जानते हैं वो यह जानते हैं कि उनके हाथ में अजीब कला थी। कोई भी खराब ताला हो, पैन हो, उसको ऐसे ठीक कर देते थे, बंद घड़ी को चालू कर देते थे और हर किसी पुरानी चीज़ को यूज़ करना, सबको संदेश देते थे। वो अपना जूता, अपना काली टोपी तक भी जब फेंकते थे तो उन्हें पॉलिश करके, साफ करके घर के नीचे रखवाते थे, यह कह के कि किसी को तो काम आएगा, इसीलिए फटा क्यों देना। किसी को भी कोई खरीदी करनी हो, शादी की, घर बनाना हो या और कुछ भी, वो जयराम भाई भानुशाली को ले जाते थे कि वो बहुत किफ़ायत से बहुत अच्छी चीज़ें दिलवाते थे। तब वो नहीं सोचते थे कि मेरा कारखाने का काम नुकसान हो रहा है, पीछे ये हो रहा है। मदद का भाव उनमें हमेशा से था। ईमानदार सोच, गांधीवादी तरीका और देशभक्ति के कारण वो अपने बेटों को भी कहते थे कि कारखाना वही खोलना, काम वही करना जिसमें टैक्स पूरा भरा जाए, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, जिसमें कोई भी गलत काम न करना पड़े, सिर्फ ऐसे ही काम करना, ऐसे ही पैसे कमाना। चूँकि नयापुरा में रहते थे, उज्जैन का एक जैन मोहल्ला, वहाँ जैन लोग आते थे, तो उन्होंने भी जैन धर्म को देखा, उसको समझा और तेरापन धर्म को मानने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती देवी को भी जैन धर्म लेने की भी इजाज़त दे दी
और उन्होंने आचार्य श्री तुलसी को अपना गुरु मान लिया। शाकाहारी थे, कभी भी जिंदगी में पान नहीं खाया, सुपारी नहीं खाई, चाय नहीं पी। हर सोमवार को उनके घर पर सत्संग होता था, मंडली बैठती थी, भजन मंडली। आसपास के पूरे मोहल्ले के लोग, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो तब भी भजन कीर्तन होता था। उन्होंने अपने घर के हॉल में गायत्री परिवार के ऐसे स्टिकर लगा रखे थे जो उनके बेटे पढ़ें और रोज देखें कि बेईमानी से कमाया हुआ एक एक रुपया भी तुम्हारी अंतड़ियां फाड़ कर निकल जाएगा। ये कहते थे अपने बेटों को, पढ़ो, देखो, इस रास्ते से भटकना नहीं। जब शास्त्री जी ने कॉल किया कि एक वक्त का अन्न छोड़ो, तब से घर में एक वक्त खाना नहीं बनता था सोमवार को, और वह सबको कहते थे एक आसना रखना है, ये तय है। कुछ बातों में वो सख्त थे तो बिल्कुल सख्त थे। कहते हैं ना, अगर ईमानदार इंसान हो, कोशिश हो, समझाइश हो, तो वो क्या नहीं कर सकता। उन्होंने समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए बंद मुट्ठी में इतना कुछ किया है कि उनके जाने के बाद उनके परिवार को, उनके बेटों को, उनके बच्चों को पता चल रहा है कि उन्होंने इतना बोया था जो पीढ़ियों तक वो काटेंगे। उनके परिवार में ये संस्कार ये आज सुख दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल बोया है, अच्छे नेक काम किए हैं। एक बार चूंकि उनके पाँव में पोलियो था तो उनके बेटे एक फॉर्म लेके आए कि ये सरकारी फॉर्म है, आप साइन कर दीजिए, इससे आपको सेकंड एसी में ट्रैवल करने की सुविधा मिलेगी, साथ में एक अटेंडर का भाड़ा भी मुफ्त रहेगा। तो आप 2 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका भाड़ा भी नहीं लगेगा। तो आप आराम से घूमिए पूरे देश में, अब आप रिटायर हो जाइए। तब पिता ने उन चारों बेटों को देखा और बोला कि आप तुम इतना भी नहीं कमा सकते कि अपने पिता को ट्रेन की टिकट का खर्चा उठा सको, या मैंने इतना भी नहीं कमाया कि उन पैसों से मैं अपना खर्च स्वयं उठा सकूं। बेटे देखते रहे, उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई और उन्होंने बोला कि बेटा, ये स्कीम अच्छी है, सरकार ने पर उन लोगों के लिए दी है जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इसे खर्च नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं। हम अगर ये सुविधाएं ले लेंगे तो सरकारी की सारी सुविधाएं ध्वस्त हो जाएंगी। ये गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो नहीं इतना पैसा खर्च कर सकते। ऐसी सोच का इंसान कच्छी भानुशाली जयराम भाई ने अपने संस्कारों के बीज इतने गहरे बोए कि आज उनके और उनके साथियों के भानुशाली समाज के अथक प्रयास से एक पूरे देश में सेवा समिति का निर्माण हुआ, जिसमें गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए लोन दिया जाता है। वो पूरे देश में, गुजरात में घर घर अपने साथियों के साथ निकले, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। आज उस इकट्ठे पैसे से, उसके ब्याज से ही भानुशाली समाज के बच्चों को लोन दिया जाता है। उसे सेवा समिति कहते हैं, जो कि गुजरात के कितने सारे राज्यों में वहाँ उसकी वो गवर्न की जाती है, वहाँ से हैंडल की जाती है, क्योंकि कच्छ में ही भानुशाली ज़्यादा है। तो आज वह बहुत अच्छे तरीके से सभी नेक लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। जयराम भाई भानुशाली ने अपनी ज़िंदगी के पूरे सफ़र में यह संदेश बहुत आसानी से, बहुत सफलता से दिया कि आपकी ईमानदार कोशिश, मेहनत, परिश्रम, सच्चाई और ईश्वर से सत्संग ही आपको ज़िंदगी में सही रास्ता दे सकता है। आज उनकी यह सीख, जो कि मेरे बाबा भी थे, हमारे पिता भी थे, बहुत याद आ रही है। उनको नमन, उनको वंदन, उनके दिए सद्मार्गों पे हम चल पाएं, बस यही प्रार्थना है उनसे और प्रभु से।